राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब जैसे ये राइट हैंड है और ये जो फिंगर्स है वो इस तरीके से बैंड हो गई, तो इस तरीके से जो हेलिक्स है वो रोटेट करता है, तो राइट हैंडेड फॉर्म होती है। अब राइट हैंडेड फॉर्म में जब कोई भी हेलिक्स इस तरीके से रोटेट करता हुआ चलता है तो उस केस में यहां से लेके और यहां तक ये जो पार्ट बन जाता है, ये पूरा यहां से स्टार्ट हुआ टर्न और यहां पे आके कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे टर्न के अंदर सॉरी देखिए, इसमें यहां पे जो डायग्राम है हमारे पास, ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके और यहां तक, ये पूरा जो एक है इसको हम बोलते हैं पिच, यानी कि एक कंप्लीट टर्न यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो गया है। और इस टर्न के अंदर 1 2 3 4, यहां पे तो 4 रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक्चुअल में इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर में जैसे यहां पे रिप्रेजेंट किया एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ अरेंज होता है, ऐसे 10 बेस पेयर का जो कलेक्शन होता है इस एक पर्टिकुलर टर्न के अंदर। तो एक पर्टिकुलर टर्न जिसको हम पिच बोलते हैं उसके अंदर 10 बेस पेयर अरेंज होते हैं। तो ये एक नेक्स्ट फीचर था जो डीएनए डबल हेलिक्स में जेम्स वेटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। तो जो पिच होती है डीएनए की, पिच यानी कि हेलिक्स का जो एक टर्न होता है, पिच होता है, उसका जो ये कह सकते लेंथ या डायमीटर जो भी है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। इतनी पिच की जो हाइट होती है या पिच जो होता है डीएनए की वो 3.4 नैनोमीटर है। अब 3.4 नैनोमीटर के अंदर 10 बेस पेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के पीछे एक, जब हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसकी अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में, तो ये आती है हमारे पास 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस आती है। एक और फीचर जो मैंने यहां पे बताया था कि ये हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ बेस पेयर करता है, तो इसकी एक इंपॉर्टेंस भी है। हमेशा प्यूरिन पाइरिमिडिन के अपोजिट आता है, जिससे जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो गैप होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अगर एक जगह पे प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के अगेंस्ट आ जाए और पैंडिन दूसरे पैंडिन के अगेंस्ट आ जाता है तो उस केस में डीएनए कहीं पे चौड़ा हो जाता है और कहीं पे काफी नैरो हो जाता है। वाइड कहां पे होता है, जहां पे दोनों प्यूरिन्स हो जाते हैं, क्योंकि प्यूरिन डबल रिंग्ड होते हैं तो ज्यादा गैप आ जाता है, और पैंडिन सिंगल रिंग्ड होते हैं तो गैप कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, इरेगुलर सा हो जाता है। इसलिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस, प्यूरिन हमेशा पैंडिन के साथ पेयर अप होता है, इसलिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस उनके बीच में आती है। नेक्स्ट थिंग, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए को। साथ में जब डीएनए के ये जो टर्न होता है, तो जैसे आप सीढ़ियां देखते हो वो कोई भी इस तरह की स्टेयर की जो आयरन की बनी होती है कुछ जगह पे, तो वो हर जो स्टेप है वो पहले वाले स्टेप के साथ थोड़ा सा घूम जाता है, एक एंगल बनाता है 36 डिग्री का यहाँ पे। तो 36 डिग्री का जब एंगल बनाता है तो 36 करते हुए 360 पे 10th स्टेप कंप्लीट हो जाता है और वो बिल्कुल पहले वाले स्टेप के ऊपर आ जाता है। मीन्स अगर एक तरीके से उस स्टेप को कंप्रेस कर दिया जाए, अगर मान लो पेपर के बने होते हैं तो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं, तो इससे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डीएनए को मिलती है। मीन्स सारे के सारे जो बेस पेयर्स हैं वो एक प्लेन के अंदर अरेंज हो जाते हैं, तो स्टेबिलिटी यहां पे मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर बताया था जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इसके अलावा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा एक कॉन्सेप्ट दी थी। सेंट्रल डोगमा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से फिर प्रोटीन के अंदर ट्रांसफर होती है। मींस डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट तो करता ही रहता है, लेकिन जब भी डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है तो डीएनए पहले आरएनए बनाता है, आरएनए से इंफॉर्मेशन लेके फिर प्रोटीन बनती है।
तो ये सेंट्रल डोग्मा होता है। लेकिन सभी वायरसेस के अंदर, या वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में कुछ ऐसे मेंबर भी जिसमें डीएनए नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है। तो ऐसे केस में जिनके अंदर आरएनए होता है, फिर उनके केस में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, तो वहां पे कई सारे केस बन सकते हैं। या बेसिकली क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो सबसे पहले डीएनए बनाता है, डीएनए बना देता है। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से वो डीएनए बनाता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। डीएनए जो बनता है उसी से फिर आगे एमआरएनए बन जाते हैं, और वो एमआरएनए फिर बाद में प्रोटीन को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, आरएनए से डीएनए, जबकि पहले डीएनए से आरएनए बन रहा था। तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि कुछ वायरसेस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, उनके अंदर इस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है डीएनए पैकेजिंग, जो हमने डिस्कस किया था। हमने स्टडी किया था कि जो डीएनए है उसकी अगर लेंथ की बात करें तो जो दो बेस पेयर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है, मींस 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। हमारी एक पर्टिकुलर डिप्लॉयड सेल के अंदर बेस पेयर का जो नंबर होता है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। पूरे डीएनए की अगर हम लेंथ निकालें, अपने डिप्लॉयड डीएनए की लेंथ, तो वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू दैट डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हमारे पास जो लेंथ निकल के आती है वो 2.2 मीटर के अबाउट जो लेंथ मिलती है। इतना बड़ा डीएनए हमारी एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब इतना बड़ा डीएनए एक सेल के अंदर कैसे पैक हो सकता है, जबकि न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻6 मीटर में होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत होती है। अब स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत होती है तो सेल दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें आपको पता है कि कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बल्कि जहां पे जेनेटिक मटेरियल अपने आप को अरेंज करके रखता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वहां पे डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, बिखरा पड़ा रहता है? तो एक्चुअल में नहीं। वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ प्रोटीन की हेल्प से पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, रीजन के अंदर कन्फाइंड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और डीएनए अपने आप को लूप्स की फॉर्म में अरेंज कर लेता है। लूप्स प्रोटीन की हेल्प से, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, सिंपल प्रोटीन होते, वो उसको स्टेबलाइज करके रखती है। तो स्कैटर्ड नहीं होता, वहां पे भी एक फिक्स जगह पे डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इतना बड़ा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे लाई कर सकता है? तो हमने स्टडी किया था कि वहां पे डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है कुछ प्रोटीन्स के साथ में, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो हिस्टोन ओक्टामर बनाते हैं, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक यूनिट बनाते हैं, कोर बनाते हैं, जिसको हिस्टोन ओक्टामर बोलते हैं। उसके चारों तरफ डीएनए रैप कर जाता है। ये 1 × 3/4 टर्न कंप्लीट करता है, मींस एक टर्न पूरा हो गया। और जो सेकंड टर्न होता है वो 75% अपने आप को कंप्लीट कर लेता है इस हिस्टोन ओक्टामर के चारों तरफ। तो हिस्टोन ओक्टामर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो प्रोटीन है, सॉरी, जो डीएनए वो एसिडिक होता है। तो बेसिक के साथ ही एसिडिक रैप कर सकता है। अब बेसिक प्रॉपर्टी हिस्टोन में आती कहां से है? तो एक्चुअल में हिस्टोन एक प्रोटीन है, और एक प्रोटीन एसिडिक होगी या बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, वो डिपेंड करती है कि कौन से अमीनो एसिड इसको बनाते हैं। तो जो हिस्टोन ओक्टामर्स हैं उनके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये वाले जो अमीनो एसिड है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और इनकी साइड चेन जो होती है, जिसको हम आर बोलते हैं, उस साइड चेन पे एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, चार्ज पार्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। जबकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक होता है, तो जिससे डीएनए आसानी से इनके चारों तरफ रैप हो जाता है। जब एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट, एक सेगमेंट हिस्टोन के चारों तरफ रैप करता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम, ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, इसके चारों तरफ डीएनए रैप करता है। जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो एक टर्न यहाँ पे आ गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से ये टर्न करता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो यहां से स्टार्ट किया उसने, एक टर्न कंप्लीट किया और यहाँ पे 75 टर्न कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं H1। इसके अंदर मैंने आपको बताया था H2A, H2B, इसके अलावा H3 और H4 दोनों सभी प्रोटीन के दो दो यूनिट प्रेजेंट होते हैं जो हिस्टोन ऑक्टामर को बनाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी हमारे अंदर बेस पेयर है, अगर हम उसको 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में न्यूक्लियोसोम जो है बार बार इसी तरीके से रैप करते हैं तो इस तरह की अपीयरेंस आती है। ये जो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो यही क्रोमेटिन अपने आप को कंडेंस कर लेता है और क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। तो क्रोमेटिन ये हो गया, क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म हो गई। अब कंडेंसेशन के लिए क्रोमेटिन जो बना है वो डीएनए की रैपिंग से बना है, किसके चारों तरफ, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। इसको और छोटा होना है और कंडेंस होना है तो और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो दूसरी प्रोटीन जिसके चारों तरफ ये रैप करता है, जो इसको स्टेबलाइज करते हैं, वो होती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो उन प्रोटीन की हेल्प से क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाते हैं। क्रोमेटिन मैंने आपको बताया तो दो तरह के होते हैं, मींस जो क्रोमेटिन फाइबर है उसमें दो तरह की अरेंजमेंट मिलती है। कहीं पे क्रोमेटिन काफी डेंसली पैक्ड हो जाता है, कहीं पे लाइटली पैक्ड होता है। तो जहां पे लाइटली पैक्ड होता है इस वाले पार्ट को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और जहां पे काफी टाइटली पैक्ड हो जाता है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लाइट लूजली पैक्ड है, हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड है, पहला डिफरेंस। सेकंड, यूक्रोमेटिन लाइटली पैक्ड है तो इसका जो स्टेन है वो भी लाइट आता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में जो स्टेन है वो डार्क आता है, मींस डार्क कलर वो अपीयर होता है। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है तो इसको ट्रांसक्राइब करना या इसकी इंफॉर्मेशन को गेन करना आसान होता है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है, यहां से आसानी से आरएनए बन सकता है, जबकि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा एक डिफरेंस बनता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मीन्स जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसकी सर्च स्टार्ट हुई। अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें सर्च में दो एक्सपेरिमेंट मेनली परफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कैरी आउट किया था, और दूसरा था हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया थे उनको कल्चर किया था। दो तरह के उनके पास बैक्टीरिया आ गए थे, एक रफ स्ट्रेन था और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन था। रफ स्ट्रेन में कोई म्यूकस कोट प्रेजेंट नहीं था बैक्टीरिया के अंदर, जबकि स्मूथ के अंदर जो म्यूकस कोट प्रेजेंट था जिसकी वजह से वो वायरुलेंट थे, यानी कि इन्फेक्शियस बन गए थे। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया, रफ स्ट्रेन जो न्यूमोकोकस थे उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। जैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर माउस के अंदर उसको इंजेक्ट किया तो माउस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, कोई निमोनिया नहीं हुआ, क्योंकि रफ स्ट्रेन में इन्फेक्शियस नेचर नहीं होती है। सेकेंड केस में उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे उनको माउस के अंदर या माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस चूहे होते हैं, तो जब उनके अंदर इंजेक्ट किया गया तो वो सारे मर गए। किस वजह से, निमोनिया की वजह से, जिससे कंफर्म हो गया कि जो स्मूथ स्ट्रेन है वो निमोनिया कोज करता है। फिर उन्होंने जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उनको हीट से किल कर दिया। हीट किल करने के बाद उन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर। माइस अभी भी सर्वाइव कर रहे थे, कोई डेथ नहीं हो पाई। फोर्थ केस में उन्होंने चेंज किया एक्सपेरिमेंट, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया और माइस यहाँ पे मर गए। उनके अंदर स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया उनमें से ऑब्जर्व किए गए, उनमें से आइसोलेट किए गए और उनके अंदर निमोनिया था। अब ये एक अमेजिंग केस था, क्योंकि
एस स्ट्रेन अकेले जब हीट से किल करके डाले गए थे उनकी वजह से कोई निमोनिया नहीं हुआ था, और आर स्ट्रेन अकेला कोई निमोनिया करता नहीं है। लेकिन जब मिक्सचर डाला गया तो माइस मर गई, मीन्स इसका मतलब जो माइस है वो मर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चेंज हुआ इस वजह से कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को जब मिक्स करके डाला गया तो निमोनिया नहीं होना चाहिए था, जबकि हो गया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? तो उन्होंने अपना लॉजिक बताया कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की कोई चीज है जो आर स्ट्रेन से या जो एस स्ट्रेन है हीट किल्ड है उसमें से निकलती है और आर स्ट्रेन के अंदर जाके उसको एस स्ट्रेन के अंदर चेंज कर देती है। उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वजह से ही जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वो एस स्ट्रेन के अंदर चेंज हुए थे और तभी माइस के अंदर निमोनिया होता है और उसके अंदर से वो बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड हुए थे। इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो बोला था, लेकिन क्या केमिकल नेचर होती है वो ये नहीं बता पाए थे। बाद में केमिकल नेचर को बताने के लिए 3 साइंटिस्ट थे, जो जैसे ओसवाल्ड अवेरी, मैकलिन मैककार्टी और कॉलिन मैकलियोड। तो इन्होंने वर्क किया था, इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए वर्क किया था कि कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसमिट होता है। उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनसे केमिकल्स को आइसोलेट किया। जो उनका डीएनए था, प्रोटीन था, आरएनए था या कार्बोहाइड्रेट था, सबको आइसोलेट किया और उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कौन सा केमिकल है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करता है। तो उन्होंने आर स्ट्रेन का चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर लिया, आर स्ट्रेन है सभी के अंदर। आर स्ट्रेन वाले कल्चर के अंदर उन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया 1 बाय 1 केमिकल। सबसे पहले उन्होंने कार्बोहाइड्रेट जो एस टाइप से निकाला गया था वो डाला, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई भी एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हुआ। आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन ही वो रहे, कोई उनके अंदर चेंज नहीं हो पाया। मीन्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। फिर उन्होंने प्रोटीन केमिकल को ऐड किया, पता चला कोई चेंज नहीं आया आर स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन के अंदर चेंज नहीं हुए। थर्ड केस में उन्होंने जो है आरएनए को भी ऐड किया था, आरएनए के ऐड करने से भी जो है वो कोई चेंज उनके अंदर नहीं आया था। आरएनए के चेंज के, यहाँ पे आरएनए वाली टेस्ट ट्यूब नहीं है, आरएनए को भी उन्होंने ऐड किया था, कोई चेंज नहीं आया था। फिर उन्होंने डीएनए को ऐड किया। जैसे डीएनए ऐड किया गया, डीएनए के ऐड करने के बाद ही जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो एस स्ट्रेन के अंदर चेंज हो गए, जिससे कंफर्म हो गया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए से बना होता है। अब इन्होंने और इसको फर्दर एनहांस करने के लिए, इसकी जो क्लियरिटी के लिए, डीएनए को डीएनएज एंजाइम से ट्रीट करने के बाद ऐड किया। जब डीएनए से ट्रीट करने के बाद ऐड किया गया तो आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन, आरएनए या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन तो बताया, जिसको उस टाइम के साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जिसको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बैक्टीरियोफेज को लेके किया था। बैक्टीरियोफेज जो कि वायरसेज होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को 2 मीडियम के अंदर ग्रो किया। एक बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर, रेडियो एक्टिव सल्फर जिसका यहाँ पे एटॉमिक जो मास हो 35 है, और दूसरे को रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर जिसका एटॉमिक मास 32 होता है। तो ये दोनों रेडियो एक्टिव थे। जब सल्फर के मीडियम में बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया तो उसमें जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया। मीन्स जो सल्फर है वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए जो रेड पार्ट है वो एक इसकी प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो फॉस्फोरस है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो या जेनेटिक मटेरियल में ये डीएनए में प्रेजेंट होता है या आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो रेड पार्ट है वो इसके रेडियो एक्टिव डीएनए आरएनए को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम इसको डीएनए मानते हैं, तो ये डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो पार्ट है प्रोटीन उसमें फॉस्फेट नहीं होता, तो कोई रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। दोनों बैक्टीरिया को अलाउ किया गया कि वो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को। इस स्टेप को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन स्टेप, इन्फेक्शन या इन्फेक्शन स्टेप बोलते हैं। वायरसेज यहाँ पे आके अटैच हो गए हैं। अटैच होने के बाद उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। सेकंड स्टेप होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब एक मिक्सिंग होती है और इसमें एजिटेशन की जाती है, मतलब जोर से सेक किया जाता है ताकि जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया की सरफेस से अलग हो जाएं। उन्होंने अपना मटेरियल तो अंदर डाल ही दिया था,
तो अब वो अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बैक्टीरिया और ये आसपास ही घूम रहे होते हैं, पूरी तरीके से इनका सेपरेशन नहीं हुआ है, मीन्स उसी मीडियम के अंदर दोनों चीजें हैं। इनको कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत होती है, जो थर्ड स्टेप होता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं तो जो वायरसेस हैं ये हल्के होते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर आ जाते हैं, जबकि सेल्स जो होती हैं वो भारी होती हैं इनके कंपैरिजन में, तो नीचे टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाती है। अब कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन क्या था, यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। अगर प्रोटीन वायरसेस की बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे जो सेल नीचे बॉटम पे डिपॉजिट हुई थी तो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इसका मतलब वायरस अपनी प्रोटीन को बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करती है, बल्कि डीएनए करता है। और यहाँ पे जो वायरल कोड थे उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में थे, सुपरनाटेंट जिसको बोलते हैं, लिक्विड पार्ट। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो एंटर नहीं करती है। सेकेंड केस जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव बना था, अब सेल को ऑब्जर्व किया गया तो सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ही सेल के अंदर एंटर करता है, प्रोटीन जो कि सुपरनाटेंट में वो एंटर नहीं करते। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे मैं जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको नहीं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप उसको एक बार खुद करके देख लेना। मैं यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो रेप्लिकेशन का वो बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था यहाँ पे मिजल्सन एंड स्टोल ने कि इकोलाई को हैवी मीडियम यानी कि N15 जो हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का उसमें ग्रो किया। इसको जब रन किया गया था हैवी डीएनए को, तो ये बॉटम सीजियम क्लोराइड के बॉटम पे एक बैंड बनाते हैं। 20 मिनट के बाद जब इनको ट्रांसफर किया गया नॉर्मल मीडियम के अंदर, तो 20 मिनट के बाद सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक स्टैंड पुराना और एक स्टैंड नया। तो अगर इस मेथड से बनते हैं तो उन्होंने 20 मिनट के बाद डीएनए को आइसोलेट किया, रन किया, तो यहाँ पे बॉटम पे आना चाहिए था बैंड, लेकिन बॉटम की बजाय बीच में आया। जो ये बैंड है इसमें आधा रेड पार्ट है और आधा ग्रीन पार्ट है, मीन्स ये हाइब्रिड है। जो मैंने डायग्राम में वहां पे ब्लू और रेड में दिखाया था आपको, ब्लू और ब्लैक में दिखाया था, तो ये वाला पार्ट है। 40 मिनट के बाद अब ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो इनसे 4 स्टैंड बनेंगे, 1 2 3 4, और चारों स्टैंड से भी नए स्टैंड बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 बिल्कुल लाइट वाले बनेंगे जो यहाँ पे आ गए, और 2 हाइब्रिड वाले बनेंगे। तो इस तरीके से ये जो बैंड से अपीयर होते हैं बीच वाले हाइब्रिड, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेशन होता है, अदरवाइज ये बैंड अपीयर नहीं होते, या तो हैवी देखने को मिलता है या फिर लाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आप कर लेना, बाकी जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। ओके, थैंक यू।